स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर शशिभूषण खलको को, और इनसे हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की क्या आवश्यकता है, इसको मनाने का क्या उद्देश्य है। अगर हम कृमि की बात करें तो ये हमारे शरीर में किस तरह से दुष्प्रभाव डालता है और इसे दूर करने का, इससे बचाव करने का क्या तरीका है। डॉक्टर खलको, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। जोहार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है उसको मनाने की आवश्यकता क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस विशेषकर बच्चों के लिए, जो 1 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं जी, उसमें ऐसे भी यहाँ पे एनीमिया के केसेस ज़्यादा हैं, तो एनीमिया का एक मुख्य कारण कृमि का होना भी है जी। तो ये कृमि जब बच्चों के शरीर में रहता है तो उनके बहुत सारे दुष्प्रभाव या उनके असर उनके ग्रोथ में देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सब से लड़ने का तरीका, और एनीमिया मुक्त भारत का एक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके तहत भी ये कार्यक्रम आता है, जो इसमें हम लोग एनीमिया से लड़ सकते हैं, ताकि एनीमिया से लड़ने में जब मदद मिलेगा तभी जाके बच्चे का ग्रोथ अच्छा से हो पाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग इससे लड़े, पहले तो लड़ें, इससे जीतें। जी जी, आपने कहा कि एनीमिया के कारणों को अगर हम ध्यान में रखें तो उसका मुख्य कारण है कृमि होना, यानी पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चों का विकास जो है वो रुक जाता है, और उसमें कई बार देखा जाता है कि खून की कमी आ जाती है। तो हम अगर अपने राज्य झारखंड की बात करें तो हमारे यहाँ एनीमिया मरीजों की क्या स्थिति है। हमारे राज्य में बच्चों की जहाँ तक बात करें तो लगभग 40 से 45% या 60% भी कह सकते हैं कि लगभग इतने बच्चे एनीमिक मिलते हैं हमारे यहाँ पे जी। और लगभग हर दूसरी गर्भवती महिला लगभग एनीमिक जांच में रिपोर्ट में आता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये अच्छा नहीं लगता है कि इतने एनीमिक लोग हों। जी हाँ। खून ही है ऐसा जो हमारे सभी चीज़ें हम तक पोषक तत्व या बाकी चीज़ें पहुंचाता है। अगर खून की ही कमी होगी तो स्वाभाविक है कि पोषक तत्व भी कम मिलेंगे, और इसका प्रभाव जैसे पड़ता है तो इसमें हमारे भविष्य भी असर इस पर पड़ता है कि हमारे अगर जो आज के बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं हमारे देश के, जो वयस्क बनेंगे, तो उनकी शारीरिक मानसिक जो ग्रोथ है वो सब चीज़ें कम होंगी, जिसके कारण से पूरे इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ सकता है। जी जी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है वो पिछले साल वर्ष 2021 में 10 फरवरी को मनाया गया था। तो आज क्या हमारे राज्य में ये दिवस मनाया गया है? अगर नहीं मनाया गया है तो ये कब मनाने की संभावना है? हर साल 10 फरवरी को और अगस्त महीने में ये कृमि मुक्ति दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। जी हाँ। लेकिन इस बार कोरोना का असर कुछ ऐसा था जिसके कारण से इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। अभी ये अगले महीने की 10 तारीख से शुरू होगा, और ये 7 दिन का कार्यक्रम है। ये 7 दिन उस पर मनाया जाएगा, जिसमें जितने भी 1 से 19 साल के बच्चे हैं सभी लोगों का लक्ष्य रखा गया है कि उनको कृमि की मुक्ति के लिए जो अल्बेंडाजोल की गोली है वो खिलाया जाए, ताकि 1-2 राउंड करने में कम से कम उनका चक्र टूटता है, जिसके कारण एनीमिया होने की संभावना थोड़ी कम होती है। जी, तो कृमि मुक्ति के लिए जो दवा है अल्बेंडाजोल, वो एक दिन अगर मान ले 1 तारीख को दिया जाता है तो उसका दूसरा डोज 7 तारीख को दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको सिर्फ एक ही बार खिलाने के लिए है। जी। जैसे हम लोग 10 तारीख से शुरू करेंगे तो पहला दिन का जो कार्यक्रम है वो जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आंगनबाड़ी हैं, तो जितने पंजीकृत बच्चे हैं वहाँ पे कोशिश रहेगी कि उन 100% बच्चों को उस दिन वहाँ पे दवा खिला दिया जाए। लेकिन अगर उस दिन किसी कारणवश बच्चे स्कूल नहीं आ पाए या स्कूल जैसे अभी बंद है, तो ये परिस्थिति बताएगी कि हम लोग उसके आगे की तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर स्कूल खुला रहेगा या आंगनबाड़ी खुला रहेगा तो हम लोग स्कूल पे ही कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को दवा खिला लें। और जो बच्चे किसी कारणवश उस दिन नहीं आ पाए तो उनको 14 तारीख को मॉपअप राउंड के तहत, मतलब जो छूटे हुए बच्चे हैं उनके लिए विशेष दिन रखा गया है, ताकि उस दिन पे जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको दवा खिलाया जा सके। जी जी। और उसके अलावा ये 2 दिन तो हो गया स्कूल या आंगनबाड़ी में, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि
ना तो स्कूल में पंजीकृत है, ना ही आंगनबाड़ी में। जी हाँ। तो ऐसे बच्चों के लिए 15, 16 और 17 ये 3 दिन ऐसा है जब घर घर जा कर के 1 साल से 19 साल के बच्चों को दवा खिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा इसमें छूटा ना रहे। जी, हम बात कर रहे हैं कृमि मुक्ति की, तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि कृमि जो है वो हमारे शरीर में, ये पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ पे जो कृमि पाया जाता है वो 3 तरह का है। राउंड वर्म है, विप वर्म है, और एक आपका हुक वर्म है। जी। सबसे ज़्यादा खतरा हुक वर्म से रहता है, वो सबसे ज़्यादा मतलब खून चूसता है, तो एनीमिया उसमें बहुत तेज़ी से फिर होता है। लेकिन ये तीनों के तीनों आखिर हमारे रक्त पे ही जिंदा रहते हैं, तो हमारे रक्त को चूसते रहते हैं, जिसके कारण से हम लोग जो भी खाते हैं या जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं तो वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। ज़्यादातर बात की जाती है जो मिट्टी से फैलने वाली वर्म है, जो कीड़ा है, वो उससे ज़्यादा बात किया जाता है कि मृदा संचारित कीड़ा जो है वो हमारे शरीर में ज़्यादा प्रवेश करता है और हमारे शरीर को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि इसका संक्रमण, जैसे आपने कहा कि मृदा से होता है, तो जब भी कोई बच्चे या कोई भी बड़े जिसमें पेट में कृमि है, वो अगर शौच करते हैं तो वो शौच के रास्ते से उसके जो अंडे हैं वो बाहर निकलते हैं और वो मिट्टी में मिलते हैं, या जो बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं या संक्रमित पानी जहाँ पर है वहाँ पे चला गया, तो वो पानी अगर हम बिना उबाले पी रहे हैं तो इस तरह से जो फिर, या उससे हम लोग उस संक्रमित पानी में अगर हम सब्जी धो रहे हैं, फिर उसको हम या कुछ फल धो रहे हैं, उसको ऐसे ही खा लिए, तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि दोबारा हमारे पेट में वो पहुँचते हैं। जी। तो ये संक्रमण का तरीका ये है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, सावधानी रखनी चाहिए। तो कुछ सावधानियां हम लोगों ने उसके हिसाब से बोलते हैं लोगों को सावधान रहने के लिए, कि जितने भी पानी, जैसे हम लोग एक बात करें पानी उबाल के पीने की बात करते हैं डायरिया के समय में, लेकिन ये डायरिया के समय नहीं, ये हर समय के लिए है कि पानी अगर आप 30 मिनट तक अगर कम से कम उबालते हैं किसी पानी को, तो उसमें जो भी अंडे रहते हैं कृमि के वो नष्ट हो जाते हैं। तो उससे हमारे फिर वो कृमि का भी खतरा, एक पानी उबालना हुआ। मक्खियाँ हैं जो कि इनको एक संक्रमित कर सकती हैं जी। तो मक्खियाँ संक्रमित कर, एक जगह पे कहीं पे गंदगी पे बैठी, वो खा के आके मेरे खाने पे बैठ जाती हैं, फिर वो खाना हम खाते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर फल धो के नहीं खा रहे हैं, हाथ को हम नहीं धो, सब कुछ हमने ठीक ठाक किया, अपने हाथों को नहीं धोया ठीक से, जी जी, तो मेरे हाथों में भी अगर वो संक्रमण है तो वो वापस फिर हमारे चले जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने घर के अगल बगल साफ़ सफाई करें ताकि गंदगी ना रहे, खुले में शौच ना करें। अब तो जैसे सरकार भी कह रही कि हर एक घर में शौचालय हो गया है, तो ये एक बड़ा उससे भी लड़ने के लिए अच्छा टूल है कि शौचालय में अगर हम शौच करते हैं तो संक्रमण का खतरा कम होता है। जी जी, और साफ़ सफाई जो है, स्वच्छता जो है वो 100 बीमारियों को कम कर सकती है, इसलिए हमें साफ़ सफाई का तो पालन करना ही है। अगर हम अपने वातावरण की साफ़ की बात कर रहे हैं तो हमें खुले में शौच नहीं करना है, नालियों को खुला नहीं रखना है और इधर उधर कचरे नहीं फेंकना है। साथ ही अगर हम व्यक्तिगत साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो नाखून हैं, नाखून वो कटे हुए हों, जिसमें बैक्टीरिया या जीवाणु जो है वो ना जमा हो। और बच्चे, खासकर ये जो उम्र है 1 से 19 साल की उम्र में ही ये कृमि जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि मिलते हैं। तो ऐसे में बच्चों के नाखून जो हो वो कटे हुए हों, खाने से पहले वो हाथ धोएं, और जो भी खा रहे हैं वो फल हो या सब्जी हो, जो भी हो, ढका हुआ हो, अच्छे पानी से धुला हुआ हो, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया, जर्म्स, जो भी कीटाणु हैं वो फैले ना उन पे मक्खी बैठे। अगर मक्खी ना बैठे तो उसमें भी काफ़ी हद तक हम खाने को स्वच्छ रख सकते हैं। और ढका हुआ हो, साफ़ पानी हो, उबला हुआ पानी हो, अगर इस तरह हम अपने आप इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करें तो अपने आप को काफ़ी हद तक इस कृमि से बचा सकते, अपने बच्चों को बचा सकते। क्या डॉक्टर खलको ऐसा हो सकता है कि बढ़ते उम्र में भी ये कृमि जो है वो हो सकता है? किसी भी उम्र में ये हो सकता है, लेकिन बच्चों में चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे हैं जो खुद समझ नहीं सकते हैं उन चीज़ों को जी, तो एज ए गार्जियन हो या फिर एज ए हम लोग समाज के बड़े लोग हैं तो सभी लोगों को इस पे रहना चाहिए कि उनको एक सीख भी सिखाएं कि हाँ साफ़ सुथरा रहना कितना आवश्यक है, ताकि वो कल के जब वरिष्ठ नागरिक बने या देश के कर्ता धर्ता बने
तो वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। जैसे कि एक डाटा कहता है कि एक एनीमिया के वजह से लगभग 45% अटेंडेंस कम होता है, 25 से 45%। जी जी, स्कूलों ये में अटेंडेंस स्कूल में कम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा है कि उनके जो विकास के लिए स्कूल की शिक्षा है वो अगर वो मिस करते हैं, तो ये उसी तरह से अगर हम लोग ये देखते हैं कि नहीं कोई अगर कमज़ोर बच्चा रहा इसी तरह से कृमि के, तो वो पूरी तरह से जो शक्तिशाली होना चाहिए जितना नॉर्मल, वो उतना नहीं हो पाता, तो उसकी जो अर्निंग है वो काम नहीं कर पाता। जी तो जब वो काम नहीं कर पाएगा तो डेली अर्निंग उसकी कम हो जाएगी। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि वो अगर वयस्क पूर्ण रूप से नहीं बनता है तो उसकी अर्निंग कम होती है, और अर्निंग कम होगी तो उसका परिवार फिर गरीबी के नीचे रहेगा, फिर वो सेम चीज़ें रिपीट होनी शुरू होंगी। जी जी तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग को देखते हैं। और बच्चों में एनीमिया से मौतें भी होती हैं, तो ये भी उससे लड़ने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि ये चक्र जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे हम आप जानना चाहेंगे कि अगर किसी में कृमि है तो उसमें क्या लक्षण नज़र आएंगे? सामान्यतः कोई लक्षण वैसे आते नहीं हैं। जी। अगर कृमि की मात्रा कम है तो कोई लक्षण आते नहीं हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे कृमि की संख्या बढ़ती जाती है तो एक तो होगा कि या तो खूब भूख लगेगा या भूख बिल्कुल नहीं लगेगा, जी क्योंकि वो कृमि से ही पेट भरा हुआ है तो उसको भूख नहीं लगता। लेकिन जब वो खाते रहता है, जो भी खाना बच्चा खा रहा है तो उसको वो खा जाता है, तो वो जब वो खा लेता है तो फिर भूख तुरंत लगते रहता है। जी जी पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, ठीक है, उल्टी लगने की शिकायत होती है, उल्टी हो सकता है। तो ये सब सामान्य लक्षणें हैं जो कि सामान्यतः पाई जाती हैं। कई बार दांत कृमि किटकिटाने की भी समस्या हाँ, आती है। छोटे बच्चों में दांत किटकिटाने की समस्या होती है, तो वो भी एक लक्षण है। चेहरे पे थोड़ा सा सफ़ेद दाग टाइप का, जी हाँ, तो नहीं रहता है सफ़ेद पूरा, दाग जैसा हो पर जाता चेहरे है। का रंग थोड़ा हाँ। सा बदला हुआ रहता है, थोड़ा हल्के रंगों पे। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि एक ऊपरी सतह से पहचान होती है कि हाँ पेट में कृमि है। अगर आप देखेंगे तो बच्चा सुस्त रहेगा, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से उतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको लगातार बैठ भी नहीं सकता, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ध्यान उसका नहीं लग रहा, एकाग्रचित नहीं हो पाता। इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि मानसिक रूप से भी थोड़ा, क्योंकि एकाग्रचित रहेगा तभी कुछ चीज़ सीख पाएगा, तो वो भी नहीं कर पाता है, जिसके वजह से मानसिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर होता है, शारीरिक तो कमज़ोर होता ही है खून की कमी से। जी जी। तो क्या जिनमें कम कृमि है और जिनमें बहुत ज़्यादा है, दोनों में खुराकों का अंतर होता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग जैसे खुराक की बात करें तो 1 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं, अल्बेंडाजोल की गोली आती है 400 मिलीग्राम की, उसकी आधी गोली 2 चम्मच के बीच में दबाने से वो पाउडर बन जाता है, क्योंकि ये च्यूएबल टैबलेट है जिसको चबा के खाया जा सकता है। जी लेकिन चूँकि 1 से 2 साल के बच्चे हैं जो कि खा नहीं सकते हैं, तो उनको हम लोग आधा टैबलेट 2 चम्मच के बीच में दबा देते हैं ताकि वो चूर हो जाए, पाउडर बन जाए, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के, अगर किसी को मन करे तो थोड़ा सा चीनी डाल सकता है, क्योंकि ये मीठा थोड़ा रहता है तो चीनी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी का लगे कि नहीं खाएगा तो थोड़ा चीनी डाल सकता है, और वो 1 चम्मच पानी के साथ में पी सकता है। उसी तरह 2 से 5 तक के बच्चे चबा के तो खा सकते हैं, लेकिन चूँकि ये टैबलेट है, टैबलेट फॉर्म में है, तो हम लोग उसको सलाह यही देते हैं कि नहीं, एक टैबलेट 2 साल से ऊपर जितने भी हैं सबको एक टैबलेट देने के लिए 400 मिलीग्राम का। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि 2 से 5 साल के बच्चों को चबाने के लिए ना दिया जाए, क्योंकि कभी हो सकता है निगलने के क्रम में बच्चे हैं, मीठा लग रहा है या थोड़ा सा टेस्ट अलग लगा तो सोचेगा कि निकल जाए, तो कभी कभी हो सकता है कि वैसा कि गला में फंस जाए। तो उसको भी हम लोग पाउडर बना के 2 से 5 साल तक के लिए देते हैं, और 5 साल से ऊपर जितने भी हैं उनको अपने सामने में खिलाने के लिए देते हैं। तो ये इसका खुराक है। उसको कभी भी हम लोग घर ले जाने के लिए या उनको गार्जियन को दे के नहीं लौटने के लिए कि भाई वो कभी खा लेगा, हो सकता है कि बच्चा को खिलाना भूल जाए या फिर रह जाए ऐसे, तो वो ठीक नहीं है। हम लोगों का यही निर्देश है सभी को कि अपने सामने में खिलाएं, और उसकी रिकॉर्डिंग जो भी है कि कितने लोग को खिलाया नहीं खिलाया, ताकि पता चल सके कि कितने लोगों को हम छूटे हैं। उनको अगर घर घर जिस समय जाएंगे तो जो छूटे हुए हैं उन लोगों को हम दोबारा फिर खिला पाएंगे। जी। इस दवा को देने के बाद क्या कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी रहती है? विशेष सावधानी नॉर्मली किसी को होता नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे बात करते हैं एलर्जी होने का, तो एलर्जी हम लोग नहीं कह सकते हैं किसी को भी कि किस चीज़ से होगा। जी। अभी तक तो ऐसा देखा नहीं कि इतना राउंड होने पर एक आध मामले हुए हैं जिसमें कि हम लोग जैसे बात करते हैं जिनके पेट में कीड़ा रहता है, जी। जब ये दवा हम लोग खिलाते हैं तो कीड़ा जब मरने लगता है तो वो कुछ रसायन छोड़ता है, तो उस रसायन की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, पेट दर्द होना, उल्टी होना, जी मचलाना, ठीक है। या कभी कभी होता है कि इसके जो अंडे हैं वो खून के द्वारा मस्तिष्क पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे अगर वो
कृमि का रूप लेना शुरू करते हैं। तो ये दवा का असर जब उस पर पड़ता है तो वहाँ पे भी होता है, तो उस समय में कुछ कुछ परेशानियाँ होती हैं, थोड़ा चक्कर लगना या कुछ व्यवहार बदलना थोड़ा। तो ये बहुत रेयरेस्ट चीज़ें हैं, सामान्यतः ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़े मोड़े दर्द होता है तो ये पता चलता है कि हाँ, क्योंकि जानकारी का अभाव है कि लोग समझते हैं कि दवा के वजह से ऐसा हुआ, जबकि ये दवा की वजह से नहीं बल्कि दवा का असर की वजह से होता है कि जब कृमि मरने लगता है तो जो रसायन छूटता है उसके वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि उसके शरीर में कृमि था जो अब मर रहा। तो ये एक अच्छा, मतलब अच्छा तो इस सेंस में नहीं है कि उसको तकलीफ हो रही है, बट ये होता है कि हाँ, अगर कृमि था तो वो मर रहा। जी, तो परेशान होने की बात नहीं है, वो बीमारी से धीरे धीरे करके आपको छुटकारा दे रहा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये दवा जो है, अगर आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या आपके स्कूल में या अगर आंगनबाड़ी सेविका आपके घर पे आकर दे रही हैं तो उसका सेवन जो है बच्चे को ज़रूर से करवाना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है वो कृमि मुक्त रहे और आगे जो सारी समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से अपने आप को बचा सके। ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे यहाँ लड़कियों में एनीमिया की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती है। लड़कियाँ कहें या महिलाएं कहें, ये सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे देश में भी एनीमिया मरीजों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और कम उम्र की लड़कियों में कहें या बढ़ती उम्र की महिलाओं में, सब में एनीमिया की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम छोटे उम्र की लड़कियों के बारे में बात करें और एनीमिया की बात करें तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि सरकार उसे दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या कार्यक्रम चला रही है। एक सेंटेंस में पिछली बातों के लिए कह दूं कि जैसे घबराने की बात अवश्य नहीं है, लेकिन आम आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि अगर उसकी परिस्थिति तबीयत खराब हो रही है तो ज़्यादा हो रही है, हाँ, खिलाने तो के बाद कृपया करके अगर कोई भी अगर ऐसा कोई तकलीफ होता है तो अपने जो सूचित जरूर करें, जो संबंधित आंगनबाड़ी है या एएनएम है जहाँ से वो या नज़दीक दवा लिए हैं, हाँ बिल्कुल, या 104 या 108 पे इन्फॉर्म कर सकते हैं कॉल करके कि उन्हें अगर कोई दिक्कत हो रही है। हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, उनको अटेंड करेगी और उनको सहायता पहुंचाएगी। जहां तक बात है कि एनीमिया से लड़ने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है जी, तो हम लोग अभी इसमें जो 5 साल तक के 6 महीना से 5 साल तक के बच्चे हैं, चूँकि 6 महीना इसलिए हम लोग बात करते हैं कि 6 महीना के बाद ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं जी। तो 6 महीना से 5 साल तक के बच्चों को आयरन का जो सिरप है वो साप्ताहिक तौर पर सप्ताह में 2 बार देने का प्रावधान किया गया है। सभी जगह पर जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं या सहिया हैं, उन लोग के माध्यम से उनको सप्ताह में एक पहला जब बोतल खुलता है तो उनको बता के पिलाया जाता है, और जब उनको समझ में आ जाता है तो वो बोतल उनको दे दिया जाता है इस सप्ताह में 2 बार उनको देने के लिए। उसी तरह से बड़े बच्चे हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग रंग का टैबलेट बनाया गया ताकि वो एज ग्रुप के हिसाब से पता चल पाए। ब्लू है, पिंक है एंड रेड है। रेड एडल्ट के लिए है, पिंक उससे छोटे के लिए और ब्लू उस तरह से तो बनाया गया है। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से सप्ताह में 1 दिन टैबलेट जो है वो सप्ताह में 1 दिन खिलाने के लिए साप्ताहिक रूप से सालों भर के लिए उनको उपलब्ध कराना है जी। इसके लिए 1 पत्ता अगर हम लोग देते हैं तो सप्ताह में 1 दिन मतलब 10 पत्ता 10 सप्ताह के लिए, तो लगभग 2.5 महीना के लिए वो हो जाता है। और आवश्यकता अनुसार जिनमें एनीमिया जांच में अगर निकलता है कि वो ज़्यादा है तो उसके हिसाब से सप्ताह में 2 बार या ज़्यादा आवश्यक हुआ तो अगर ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता हुई तो ब्लड चढ़ाने की बात होती है। ये कार्यक्रम और अभी भी चल ही रहा है। जी जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि एनीमिया ज़्यादा है या कम है, तो क्या इसकी जांच भी करवाई जाती है? अगर किसी में संदेह होता है कि एनीमिया है तो उसके लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट सभी सरकारी अस्पताल में होता है जी। तो वहाँ जाके आप करा सकते हैं। अगर जैसे हम लोग बोले कि एनीमिया हम लोग बात करें तो जैसे 12 से 14 महिलाओं में 14 से 16 हीमोग्लोबिन का ग्राम होना चाहिए, ग्राम % में होना चाहिए। और अगर 10 से कम है तो हम लोग एनीमिक ज़रूर बोलते हैं उसको, और अगर 7 से नीचे है तो सीवियर एनीमिक बोलते हैं, जहाँ की ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है फिर। जी जी, तो क्या आहार की भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है? आहार का भी जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है जो एनीमिया मरीज है? हाँ बिल्कुल, हम लोग आहार में उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने बोलते हैं जिसमें कि आयरन है। जैसे कि ये बताना आवश्यक होगा यहाँ पर जी कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन के साथ ही ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो
बाइंड करता है तब हीमोग्लोबिन बनता है। जी। तो ये आयरन के जितने भी मात्रा में जिन चीज़ों में है, जैसे कि पालक का साग हो गया या कोई भी दूसरे साग में भी है, पालक में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह से पनीर पे है, या फिर जितने भी आप समझिए कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जिसको अगर हम चाकू से काटते हैं तो अगर उसमें कालापन आने लगता है, फलों को काटने पर आप देखेंगे जैसे अमरूद को जैसे काटेंगे, नींबू को काटने पे भी होता तो है। उतना ज़्यादा नहीं नज़र आएगा कि काला हो गया, बट अमरूद में आपको दिख जाएगा। जी हाँ, अमरूद काटते हैं तो थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो कालापन आना शुरू होता है। या केला पर है तो आप काटेंगे देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो काला होना शुरू होता है। तो ऐसे जितने भी फल हैं जिसमें कि वो कालापन आ रहा है तो समझिए कि उसमें आयरन की मात्रा है। जी जी। तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आयरन, लेकिन ये तो एक जी, और नींबू में तो साइट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़्यादा होता है, आयरन तो कम होता है। जी जी जी, आप सही हैं। तो इसमें सावधानी यही रखनी है कि भाई हम उन चीज़ों को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। अब वो चीज़ें रूटीन तौर पर मिल जाती हैं, आपको अलग से कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट सिर्फ हरी साग सब्जियाँ अगर आप खाते हैं तो आयरन बहुत मात्रा में मिल जाता है आपको। जी जी। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में, और तो हम जानना चाहेंगे क्या इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कोई व्यवस्था की जाती है? जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनको कोई विशेष प्रशिक्षण वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है? सभी लोगों को जितने भी इस कार्य में लगे रहते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के लोग हों, चूँकि स्कूल में ये कार्यक्रम चलता है तो शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, आंगनबाड़ी में काम होता है तो फिर उसमें जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं उनके सुपरवाइज़र हैं उनका प्रशिक्षण होता है, स्वास्थ्य में तो जितने लोग हैं सभी का प्रशिक्षण होता ही है। इसके अलावा जितने एनजीओ इसमें मदद करते हैं, कोई भी अगर एनजीओ इसमें मदद करता है तो सारे लोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रचार प्रसार तक का जहाँ तक का बात है, क्योंकि प्रचार प्रसार पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी कोविड के तौर पर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शन में हैं जी। तो अभी जो निर्देश है उसके हिसाब से अभी कहीं पर भी जिसमें हाथ से बांटना पड़े पंपलेट वगैरह चीज़ें, क्योंकि वो भी एक संक्रमण होने का चीज़ है, तो पंपलेट वाली चीज़ें अभी नहीं होंगी, या प्रचार प्रसार के लिए वैसा कुछ खास जिसमें कि सामूहिक रूप से कोई लोग इन्वॉल्व होंगे उन चीज़ों को नहीं होगी। लेकिन हाँ, जनरलाइज जैसे वॉल राइटिंग कर सकते हैं हम लोग, या फिर कहीं पर आगे जैसे कुछ सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए प्रचार प्रसार, या कहीं पे जो डिस्प्ले लगा हुआ है तो इन सब पे, या जैसे आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग एक तरह से जागरूकता फैला रहे हैं तो ये भी एक तरह का प्रचार ही है कि ये हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है जिसमें कि आदमी एक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी जानकारी दे सकता है। जी जी। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे, हाँ, बतलाना चाहेंगे कि हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है एक तरह से जागरूकता का कार्यक्रम है, जिसमें हम आपको बतलाना चाहते हैं कि कृमि से मुक्ति के लिए अल्बेंडाजॉल जो सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है उसका सेवन अपने बच्चे को ज़रूर से कराएं। और हाँ, ये भी बात हम आपको ज़रूर से बतला दें कि अगर दवा खाने के बाद किसी तरह का कुछ नज़र आ रहा है, सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, लक्षण नज़र आ रहे हैं, जिसमें चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, या कुछ और भी लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो जहाँ से आपने ये दवा लिया है या जिस आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से आप बच्चे ने दवा का सेवन किया है, उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य दें, ताकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली हो तो वो आंगनबाड़ी सेविका आपकी मदद कर सके। डॉक्टर खलको, आप हमारे बीच में आए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम आपसे लेते हैं विदा इसी विश्वास के साथ कि जो दवा आपको दिया जाएगा उसका सेवन आप अपने बच्चों को ज़रूर करवाएंगे, और अगर आप कम उम्र के हैं तो इसका सेवन आप भी अवश्य करेंगे। और हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।